नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी भाई भारत पर। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है। यह वीडियो क्लास 10th के लिए बनाई गई है। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की वीडियो है, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो अध्याय 1 है आपका, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, इसके समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अपक्रिया को कैसे लिखा जाता है, कैसे हम जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया इसमें हो रही है, केमिकल रिएक्शन इसमें हो रहा है, और कैसे जानेंगे कि इसमें जो भी प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं उसको क्या कहते हैं, जिसको मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं। इन सभी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रासायनिक अपक्रिया आपकी क्या होती है। तो रासायनिक अपक्रिया जैसे कि मान लेते हैं आप दो पदार्थ मिलाते हैं, एक पदार्थ कुछ और है, दूसरा पदार्थ कुछ और है, इन दोनों को मिला देते हैं तो आपका एक तीसरा पदार्थ बन जाता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे मान लेते हैं कि आपने पानी लिया, वाटर, और उसमें आपने चीनी मिला दिया, और उसमें चीनी जैसे ही मिलाया आपने, आपका तीसरा पदार्थ बन जाता है शरबत। तो दो पदार्थ हमने मिलाया, वहाँ से हमें एक नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आप दो पदार्थ को मिलाएंगे, दो भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे, उनको मिलाएंगे, यदि तीसरा पदार्थ बन जाता है वहाँ पे जिसमें कोई एक नया गुण रहता है, तो आपका वहाँ पे केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। परिभाषा की बात करें तो इसमें ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि जो आपका परिवर्तन इसमें हो रहा है, दो चीज़ों को हमने मिलाया, तीसरा आपका बन रहा है, तो उसमें जो तीसरा पदार्थ आपका बनेगा वो उसमें कुछ आपके नए गुण होंगे, पहले और दूसरे से थोड़ा सा भिन्न। जो पहला था उसका कुछ और गुण था, जो दूसरा था कुछ और उसका गुण था, तीसरा बनेगा, उन दोनों के बीच में उसका गुण रहेगा, उन दोनों के बीच में उसका जो मिक्सचर होगा जो बनेगा उसमें उन दोनों के बीच में उसका गुण होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के आपके उदाहरण क्या क्या हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में जो उदाहरण आपके, पहला उदाहरण आपका दिया गया है कि भोजन का पाचन, जैसे आप भोजन करते हैं उसका पाचन होता है, यह आपका रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप भोजन किसी और रूप में करते हैं, जो आपका पाचन होता है ये किसी और रूप में होता है। कहने का मतलब जो इस पर इनपुट होगा, जो हम मिलाते हैं कुछ और मिलाते हैं, जो प्राप्त होता है कुछ और प्राप्त होता है। और दूसरे की बात करें तो श्वसन, श्वसन आपका दूसरा एग्जाम्पल है। जैसे हम सांस लेते हैं, वो सांस में आपकी ऑक्सीजन गैस लेते हैं और छोड़ते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड। इनपुट आप कुछ डाल रहे हैं, कहने का मतलब मिला आप कुछ रहे हैं, प्राप्त आपको कुछ हो रहा है। उसका जो गुण होगा, जो प्राप्त होगा, उसका गुण जो होगा उसका थोड़ा सा अलग होगा। मिलाएंगे आप कुछ चीज़ें और प्राप्त होगा आपका कुछ चीज़ें, इसमें आपकी रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। श्वसन इसका दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो लोहे पर जंग लगना। लोहे को छोड़ दीजिए खुले में, जैसे ही यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लोहे पर जंग लग जाती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल होगा रासायनिक अपक्रिया का। अगला जो है मैग्नीशियम फीते का जलना। मैग्नीशियम जो फीता होता है ये अपने आप जलने लगता है, यह भी एक उदाहरण है रासायनिक अपक्रिया का। उसके बाद आपका है दही का बनना। जो दही होती है आपके दूध से बनती है, दूध का गुण कुछ और रहता है पहले, जैसे ही यह कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है दही में, दही का जो गुण होता है थोड़ा सा अलग उसका गुण होता है। तो कहने का मतलब पूरी रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ हम पहले मिलाते हैं उसके कुछ और गुण होंगे, और जो आपके पदार्थ प्राप्त होते हैं उसके गुण कुछ और होंगे। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। कहने का मतलब सेम गुण वाले पदार्थ नहीं होंगे। जो आपका पहला पदार्थ होगा जिसको हम मिलाते हैं और जो बाद में हमें बनता है, ये दोनों सेम पदार्थ आपके नहीं होंगे, कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन होगा। अब बात कर लेते हैं जो भी आपका रासायनिक अपक्रिया हो रही थी इसमें, जो इसके उदाहरण थे, इसमें आपके कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ प्रेक्षण देखने को प्राप्त होंगे। तो कौन कौन से प्रेक्षण देखने को प्राप्त होंगे इसको देख लेते हैं।
तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रेक्षण थे, पहला आपका कि अवस्था में परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम चीनी और पानी से शरबत बना रहे थे। चीनी और पानी से हमने शरबत को बना दिया, तो वहाँ पे चीनी आपकी सॉलिड थी, ठोस थी। 9th में आप पढ़े होंगे ठोस द्रव गैस। तो यहाँ पे जो चीनी थी आपकी ठोस थी। अब हम उसको जल में मिला दिए, जो कि जल हमारा द्रव था, लिक्विड था। जैसे ही हम चीनी को पानी में मिलाते हैं, जो आपकी चीनी होती है वो भी कुछ ना कुछ द्रव का रूप ले लेती है। कहने का मतलब आपका जो पहले चीनी ठोस थी और जो रिएक्शन हम कराए दोनों को मिलाने के बाद, पहला जो हमारा पदार्थ था चीनी था और दूसरा पदार्थ आपका पानी था, दोनों को हमने मिला दिया। तो उसके बाद जो हमें प्राप्त हो रहा है वो आपका शरबत प्राप्त होगा। वहाँ से इन दोनों के गुण में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जो चीनी होगी आपकी और जो पानी होगा, इन दोनों का गुण, और जो आपका शरबत बनेगा उसका गुण, इन दोनों के गुण से थोड़ा सा अलग गुण होगा उसका। तो चीनी पहले आपकी ठोस थी, फिर आपके पास द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था अवस्था में परिवर्तन। जो प्रेक्षण आपके प्राप्त होंगे अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा आपका रंग में परिवर्तन। मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें हम मिलाते हैं, दो चीज़ों को हमने मिलाया, और जब दो चीज़ मिलाते हैं तो जो तीसरी चीज़ आपकी बनती है, इसके कलर में कभी कभी भिन्नता पाई जाती है। दो चीज़ों को हमने मिलाया और तीसरा आपका कलर प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लेते हैं दो कलर हमने लिया, रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन कहने का मतलब लाल और हरा। कहने का मतलब दो कलर हम ले लेते हैं, लाल और हरा। लाल और हरा कलर जैसे ही लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका लाल कलर है। अब इसमें क्या करेंगे, हम हरा कलर मिक्स करते हैं, हरा कलर मिला देते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही लाल में हमने हरा मिलाया, जैसे ही लाल में हमने हरा मिलाया, आपका जो कलर होता है वह काला हो जाता है। लाल में हमने हरा कलर मिला दिया तो कलर क्या होगा आपका, परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब बदल जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ भी आपका रिएक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट था आपका कुछ अलग प्राप्त हो रहा है, आप मिला कुछ और रहे हैं। आपने मिलाया लाल कलर और हरा कलर, यहाँ पे बना आपका काला कलर, ब्लैक कलर। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन हो रहा है, अपक्रिया यहाँ पे हो रही है, रासायनिक अपक्रिया यहाँ पे हो रही है। जो अगला एग्जाम्पल है आपका कि तापमान में परिवर्तन। जो टेम्परेचर होगा आपका ये आपका बदल जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक कोई बर्तन लेते हैं आप, इसमें आपका नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इसमें भरा हुआ है, और एक दूसरे बर्तन के द्वारा अब इसमें हम पानी को डाल देते हैं। जो पानी आपका गिर रहा है दूसरा, इससे हमने इसमें पानी को डाल दिया। जो दूसरा पानी डाला, जो दूसरा पानी डाला ये आपका गर्म था, और जो पहला पानी डाला ये थोड़ा सा ठंडा था। पहला जो पानी था आपका ये थोड़ा सा ठंडा था, और जो दूसरा पानी डाला ये बहुत ही गर्म था। तो जो पानी का मिक्सचर होगा, जो लिक्विड जो होगा आपका द्रव होगा, जो गर्म पानी हमने मिलाया, अब इस पानी में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इसके टेम्परेचर में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। मान लेते हैं कि जो ठंडा पानी था आपका ये 15 डिग्री सेल्सियस पे था, और जो गर्म पानी है आप ये 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको मिला रहे हैं। तो 15 में आप जैसे ही 100 मिलाएंगे, नॉर्मल टेम्परेचर ये ले लेगा। कहने का मतलब जो आपका इक्वेशन होगा, बैलेंसी होगी, ये आपस में बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों के हाफ के बराबर इसका टेम्परेचर हो जाएगा।
कहने का मतलब जो इसका टेम्परेचर होगा पानी का, ये 67 डिग्री के आसपास होगा। तो जो हम मिला रहे थे 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था और दूसरे का 100 डिग्री के बराबर आपका तापमान था। इन दोनों को हमने मिलाया और जैसे ही मिलाया उसमें आपको परिवर्तन दिखाई दिया। किस में परिवर्तन दिखाई दिया? तापमान में परिवर्तन दिखाई दिया, टेम्परेचर में परिवर्तन दिखाई दिया। तो ये था आपका तापमान में परिवर्तन कैसे होता है। अब इसके बाद बात करते हैं गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, गैस के उत्सर्जन में देख लेते हैं। गैस का जो उत्सर्जन है, मान लेते हैं कोई 2 रिएक्शन हम लिख रहे हैं। गैस के उत्सर्जन में मान लेते हैं कुछ चीज़ों को हम मिलाते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक सोडियम ले लिया, दूसरा HCl ले लिया, दोनों को आपस में मिला दिया। सोडियम में हमने HCl को मिला दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड को सोडियम में मिला दिया। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। क्यों रिएक्शन करेंगे? क्योंकि केमिकल हैं ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या आपका, यहाँ से आपका बन जाएगा NaCl नमक, और जो आपका बचेगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। जो हाइड्रोजन गैस होगी ये आपकी बाहर निकल जाएगी। समीकरण संतुलित यहाँ से कर लेते हैं। समीकरण संतुलित करना आपको सिखाएंगे इसके आगे के टॉपिक में, पार्ट 2 में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कैसे है। जहाँ पे सोडियम था, ये आपका जो मिला रहे थे ये पदार्थ था, ये HCl ये भी मिलाने वाला पदार्थ था। अब दोनों को मिलाते हैं तो वहाँ पे आपका बनता है NaCl। कहने का मतलब ये NaCl आपका नमक होता है, लवण होता है। NaCl आपका बन रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है, NaCl बनने के बाद, NaCl बनने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी ये बाहर निकल जाती है। तो 2 पदार्थ यहाँ पे हमने मिलाया और यहाँ पे आपका गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको रासायनिक अपक्रिया के कुछ प्रेक्षण देखने को मिले। जैसा कि पहला आपका, कभी भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें आपकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन, इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं रासायनिक अपक्रिया के दौरान। इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका रिएक्शन होगा, जिसको हम मिलाते हैं उसका क्या नाम होता है और जो हमें प्राप्त होता है उसका क्या नाम होता है। तो टॉपिक आपका है अभिकारक। अभिकारक हम किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। हिस्सा लेने की बात हुई तो मान लेते हैं कोई आपका 2 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट, जैसे कि पहले हमने इसके पहले रिएक्शन लिया था, एक ही रिएक्शन मान लेते हैं उसी को, उसी में आपके अभिकारक और उत्पाद दोनों को बता देंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट है आपका, ये आपका सोडियम है। अब इसमें हम मिला क्या रहे हैं, HCl मिला देते हैं। अब ये दोनों जब मिलेंगे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा और जो रिएक्शन होगा उसमें आपके कुछ पदार्थ बनेंगे। जो पदार्थ आपका बनेगा वो आपका लवण होगा। और यहाँ पे देखते हैं कि जो अभिकारक होगा वो क्या होगा। तो इसमें कह रहा था कि जो आपका अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं वही आपके अभिकारक होते हैं। तो सबसे पहले जो पदार्थ था सोडियम और दूसरा जो आपका था HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों आपके अभिकारक हो जाएंगे। ये दोनों आपके अभिकारक हो जाएंगे, सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। या दूसरी बात करें तो जो आपका रिएक्शन लिखा जाता है, जो अपक्रिया आपकी लिखी जाती है
उसके बाएं तरफ का जो भाग होता है वो आपका अभिकारक होता है, और जो दाएं तरफ का भाग होता है इसको क्या कहते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। तो उत्पाद क्या होता है आपका, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया तो हमने करा दिया था ऊपर ही, इसमें अभिकारक भी बता दिया था। अब बात करते हैं उत्पाद की। तो जो इसके बाद हम प्राप्त कर रहे थे, जिसको दो चीज़ मिला रहे थे और कुछ चीज़ें हम प्राप्त कर रहे थे, वही आपका उत्पाद होता है। कहने का मतलब यहाँ पे उत्पाद कौन सा होगा, यहाँ आपका उत्पाद सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस होगी, जिसको हम प्राप्त कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl और हाइड्रोजन, ये दोनों आपके प्रोडक्ट कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। या फिर दूसरे शब्दों में बात कर लेते हैं, जो आपका रासायनिक अभिक्रिया के दाएं तरफ का भाग होता है, केमिकल रिएक्शन के दाएं तरफ का भाग होता है, वह आपका उत्पाद होता है। जो रिएक्शन होगा उसमें आपके दो पार्ट होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। कहने का मतलब एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। कहने का मतलब जो LHS था लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष ये था, और जो RHS है राइट हैंड साइड या दायां पक्ष ये आपका है। जो भी चीज़ें हम मिलाते हैं और मिलाने के पश्चात आपको कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं। जो चीज़ें हम मिलाते हैं वो आपका अभिकारक होता है, और जो चीज़ें हम प्राप्त करते हैं वो आपका उत्पाद होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। जहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया में आपके परिवर्तन होते हैं, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, जो तरीका होता है, क्या होता है इनको प्रदर्शित करने का। तो जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है, ये तरीका यह है कि सबसे पहले हम उनका नाम लिखते हैं। नाम लिखने का मतलब यह होगा आपका कि शब्द समीकरण लिखेंगे हिंदी में, वही शब्द समीकरण आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि इसमें दिया गया सबसे पहले शब्द समीकरण में कि जिंक लेते हैं सबसे पहले, और इसके बाद उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं। यहाँ पे हम कौन सा एलिमेंट है इसमें ये ध्यान नहीं देंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे हम शब्द समीकरण लिख रहे हैं, जो उसका नाम होगा वही लिखा जाएगा यहाँ पे। तो जिंक में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला दिया, तो होगा क्या, जो हम मिला रहे हैं ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा अभिकारक। तो इसके नीचे हमने लिख दिया अभिकारक, और जो अभिकारक होता है ये आपका बायां पक्ष होता है, LHS होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड से होता है, बायां पक्ष होता है, तो वहाँ पे LHS लिख दिया गया। अब हमने इन दोनों का रिएक्शन कराया, इन दोनों की अभिक्रिया कराई, तो होगा क्या, जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपका कुछ ना कुछ पदार्थ बनेगा। तो देखते हैं कौन सा पदार्थ यहाँ पे बनेगा। तो जो आपका पदार्थ यहाँ पे बन रहा है ये आपका जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन है। यहाँ पे जिंक सल्फेट आपका बन रहा है और हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल रही है। तो जो पदार्थ आपका बनता है वो आपका उत्पाद कहलाता है, और उत्पाद जो होता है आपका राइट हैंड साइड में होता है। तो ये था आपका शब्द समीकरण, किन चीज़ों को हम मिला रहे हैं और कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं, इनको एक शब्द में लिखते हैं तो आपका शब्द समीकरण कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण की। सबसे पहले हम शब्द समीकरण लिखेंगे तभी आपका रासायनिक समीकरण आएगा। तो शब्द समीकरण तो लिख उठा हमारा, अब रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। रासायनिक समीकरण जो होगा आपका, जो शब्द समीकरण हम लिखे थे इसके पहले, अब उस शब्द समीकरण में जो भी हमने शब्द लिखा था, जिस तत्व का नाम लिखा था, जिस एलिमेंट का नाम लिखा था, उस एलिमेंट का अब उस तत्व का संकेत लिख देते हैं, तो वही आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जो हमने शब्द समीकरण लिखा था उसी शब्द का, उसी तत्व का संकेत यदि हम लिख देते हैं, सांकेतिक रूप में लिख देते हैं, तो वही आपका रासायनिक समीकरण हो जाता है।
जैसे कि बात करें जिंक, तो जिंक जो होता है आपका Zn से प्रदर्शित किया जाता है। यदि नहीं पता है आपको, इसके पहले की जो हमारी वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी ही आसानी से हम किस तत्व को किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं, किस तत्व को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। जिंक जो था आपका Zn से प्रदर्शित किया जाएगा। जो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका है यह H2SO4 से प्रदर्शित किया जाता है। तो Zn लिखा हमने और उसके बीच में प्लस का चिन्ह, क्योंकि हम इसमें मिला रहे हैं, और उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये दोनों चीज़ें आपकी जो हम मिला रहे हैं ये आपका LHS होगा, क्योंकि ये आपका अभिकारक है। अब मिलाने के पश्चात हमें कुछ चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो कौन सी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं देख लेते हैं उसको। ZnSO4 है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये आपको प्राप्त हो रही हैं। तो ये आपका उत्पाद हो जाएगा। ये था आपका अभिकारक इसके पहले। तो जो आपका शब्द समीकरण था उसी को हम तत्व के सिंबल से, तत्व के प्रतीक से यदि लिख देते हैं तो वही आपका रासायनिक समीकरण हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण होता है वह आपका रासायनिक अभिक्रिया जो है ये रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित की जाती है या निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। कहने का मतलब जो रासायनिक समीकरण होंगे उसमें जो तत्वों का प्रतीक होगा, जैसे इसके पहले जिंक था, H2SO4 था, या कोई और एलिमेंट और तत्व रहेगा आपका, तो किस रूप में होंगे वो, या तो सॉलिड में होंगे, या तो लिक्विड में होंगे, या फिर गैस में होंगे, या तो ठोस में होंगे, या तो द्रव में, या तो फिर गैस में, किस अवस्था में है उसके साथ लिखे जाते हैं। तो आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मान लेते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया में कुछ परिस्थितियां होंगी, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ताप, दाब, और कैटालिस्ट उत्प्रेरक, ताप, दाब, उत्प्रेरक, इन सभी को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अब एक उदाहरण लेते हैं जिसके माध्यम से आपको बताएंगे कि जो आपका रासायनिक समीकरण होगा, रासायनिक अभिक्रिया आपकी प्रदर्शित की जाएगी, इसमें जो आपके ताप, दाब, उत्प्रेरक होंगे इनको कहाँ पे कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसके ऊपर ही लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर या नीचे, जैसे कि इसमें हमें ऊष्मा लिखना है। ऊष्मा को या तो आप तीर के निशान के ऊपर यहाँ पे, या फिर इसके नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, चूना पत्थर है, इसको हमने ऊष्मा देकर इसको तोड़ दिया। तो ऊष्मा देकर हमने जैसे ही तोड़ा इसको, ये दो पार्ट में आपके डिवाइड हो गए, दो भाग में टूट गए। एक आपका बना कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस होगी, कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर होता है ये भी आपका ठोस होता है। ये था आपका रिएक्शन। मान लेते हैं ताप के स्थान पर आपका, ऊष्मा के स्थान पर आपका दाब आ जाता है, वो भी आपके तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाएगा। उत्प्रेरक आता है, कैटलिस्ट आते हैं, तभी वहाँ पर आप तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाएंगे। ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।